एक शासक जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धाक जमा चुका था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। सभ्यताओं के केंद्र में रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो गई। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वो विश्व विजेता बनेगा। वह विश्व विजेता कहलाया भी। अपनी मौत तक वो हर उस जमीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक उसने साम्राज्य विस्तार कर लिया था। वो इतना चालाक और कुशल था कि हर मोर्चे पर दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती। 12 सालों में उसने लाखों सैनिकों का कत्ल किया। 12 सालों में उसने 12,000 मील की यात्रा तय। उन 12 सालों में उसने वो कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता। वह अरस्तु का शागिर्द था जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना को राह दिखाती थे। ये सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाती थी। वो कोई और नहीं बल्कि मैसिडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। उसकी सैन्य उपलब्धियों और युद्ध में अभूतपूर्व कामयाबी ने उसे वो मुकाम दिया जिससे दुनिया की हर सेना अपनी तुलना करती है। उसे आज भी एक महान सैन्य रणनीतिकार, एक प्रगतिशील शासक और एक करिश्माई नेता के रूप में याद किया जाता है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सिकंदर इतना महान कैसे बना। उसने कैसे महज 32 साल की उम्र में इतने सारे देशों पर कब्जा कर लिया। इतनी बड़ी लड़ाई सिकंदर ने आखिर कैसे लड़ी। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसकी माँ का नाम ओलंपियाज था और पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप मैसिडोनिया का राजा था। ओलंपियाज उसके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी। ओलंपिया इस मामले में अहम थी कि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर बचपन से ही बहादुर और जिद्दी किस्म का शख्स था, जो ठान लेता उसे करके ही मानता था। उसका स्वभाव देखते हुए पिता फिलिप ने उसे किसी मामूली शिक्षक के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं समझा। इसलिए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का भार सौंपा। 13 साल की उम्र से ही सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। अरस्तु ने सिकंदर को नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा भी प्राप्त की, इसीलिए उसे दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया। सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उसे भी इलियाड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल थी। इलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक एक्विलिस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान सिकंदर होमर की कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। कहा जाता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने में अरस्तु की शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका थी। अरस्तु सिकंदर को वीर रस की कहानियां सुनाते थे और युद्धों को जीतने के गुर सिखाते थे। अरस्तु ने उन कठिन सिद्धांतों के बारे में भी उसे बताया जिससे उस समय के दार्शनिक अपने खास शिष्यों को ही बताया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जब विश्व विजय के अपने अभियान पर निकला तब अरस्तु ने उन सिद्धांतों पर कुछ किताबें लिखी। किताब की बात सुनकर सिकंदर ने तुरंत अरस्तु को पत्र लिखकर ऐतराज जताया और कहा, आपने जो ज्ञान सिर्फ मुझे ही दिया था, अगर वो सब तक पहुंच गया तो फिर मेरी शिक्षा और दूसरों की शिक्षा में अंतर ही क्या रह जाएगा। बहरहाल 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महज 20 साल का था तब एक दुखद घटना घटी। उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। फिलिप की मौत की खबर से कई राज्यों में विद्रोह जैसे हालात पैदा हुए। इन राज्यों में थेब्स, एथेंस, खिस्ती आदि शामिल थे। असल में फिलिप के मरने के बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि कई छोटी छोटी रियासतों के शासक खुद को फिलिप का उत्तराधिकारी बताने लगे। लेकिन सिकंदर में सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। ऐसे में महज 20 साल के सिकंदर के सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। साम्राज्य बचाने के लिए उसने मैसेडोनियाई राजकुमार समेत कई लोगों की हत्या कर दी। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों
और उन सारे लोगों को मार डाला जो उसके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और मात्र 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया। यानी सिकंदर ने अपने शासनकाल की शुरुआत सिंहासन के प्रतिद्वंदियों को खत्म करके की। इसके बाद सिकंदर ने 12 सालों तक शासन किया। असल में वो बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसमें दुनिया को जीतने की धुन सवार थी, इसलिए वो सिर्फ मैसेडोनिया तक सीमित नहीं रहना चाहता था। लिहाजा 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मैसेडोनिया से निकलकर दुनिया पर काबिज होने के अपने अभियान की शुरुआत कर दी। उसकी सेना में 5000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे, जो दुनिया को जीतने में उसके साथ कदमताल कर रहे थे। उच्च श्रेणी की पैदल सेना, घुड़सवार दस्ते, भाला चलाने वाले और तीरंदाज इस सेना का हिस्सा थे। और साथ में था सिकंदर जैसा बुद्धिमान रणनीतिकार, जिसे युद्ध रणनीति में कमाल की महारत हासिल थी। मैसेडोनिया ग्रीक का एक राज्य था, लेकिन सिकंदर की मंशा पूरे ग्रीक पर शासन करने की थी। सिकंदर जानता था कि वो सिर्फ भय और हथियार के बल पर ग्रीक पर शासन नहीं कर सकता। इसलिए उसने ग्रीक पर अपनी हुकूमत के लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सहारा दिया। 1 सदी पहले ग्रीक पर फारस के असफल आक्रमण का बदला लेने के लिए उसने फारस पर अपना ध्यान लगाया। उस संघर्ष में थर्मोपाइले की प्रसिद्ध लड़ाई शामिल थी, जहां 300 स्पार्टन योद्धाओं ने हजारों पारसी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। सिकंदर ने एक प्रचार अभियान बनाया कि मैसेडोनियन यूनानियों की ओर से फारस पर आक्रमण कर रहे हैं। हालांकि 1 सदी पहले जब फारस साम्राज्य और यूनान के बीच जंग हुई थी, तब उसमें मैसेडोनिया शामिल नहीं था। इसलिए वो यूनानियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह उनका बदला लेने के लिए फारस पर हमला करने जा रहा है। लिहाजा विश्व विजेता बनने के अभियान की शुरुआत उसने फारस पर हमले से की, जहां उसकी सेना का परीक्षण दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी प्रशिक्षित लड़ाकू सेना के खिलाफ होना था। फारसी घुड़सवार सेना और तीरंदाज भी प्रसिद्ध थे। साथ ही तैराती रथ भी थे, जो अपनी तेज धार वाले पहियों से दुश्मन की पैदल सेना को मार गिराते थे। इस अभियान में फारस की सेना ने सिकंदर का सबसे पहला सामना 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस की लड़ाई में किया। ग्रेनिकस एक नदी थी जिसके पास जंग हुई। यह आधुनिक पश्चिमी तुर्की में लड़ा गया था। सिकंदर ने पश्चिमी तुर्की के तट पर आगे बढ़ते हुए 20,000 फारसी घुड़सवारों की एक सेना को हराया। इसमें हजारों सैनिकों की मौत हुई और करीब 2000 सैनिकों को उसने बंदी बना लिया। यह फारस साम्राज्य के खिलाफ सिकंदर की पहली बड़ी जीत थी। फारसियों के खिलाफ दूसरी लड़ाई 333 ईसा पूर्व में हुई, जो इस्सुस की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह आधुनिक दक्षिण तुर्की में लड़ा गया था। इस जंग में उसका सामना फारस के राजा डेरियस तृतीय से हुआ, जिसके पास कुल 2.5 मिलियन सैनिकों की कमान थी। उसके पास 10,000 पैदल सैनिकों की एक खास रेजिमेंट थी, जिनकी तादाद कभी नहीं बदली। इस दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। जब एक आदमी मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाता था, यानी कुल संख्या हमेशा पूरी रहती थी। इन सब के बावजूद करीब 18 महीने में सिकंदर ने वर्तमान के तुर्की से फारसियों का सफाया कर दिया। इसके बाद सिकंदर की आर्मी दक्षिण की ओर बढ़ चली। उसने वर्तमान के सीरिया, लेबनान और इजराइल की ओर रुख किया। इन इलाकों में उसकी सेना भूमध्य सागरीय तट से होते हुए पहुंची। इसका मकसद समुद्र तटीय इलाकों में फारस के बंदरगाहों पर कब्जा करना था। भूमध्य सागर के पूर्व में ये बंदरगाह फारसियों के नौसैनिक ठिकाने थे, जिससे सिकंदर उन्हें वंचित करना चाहता था। सिकंदर ने इन पर कब्जा कर फारस को और कमजोर कर दिया, साथ ही यहाँ के शहरों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में मिस्र में प्रवेश किया, जो गाजा पर कब्जा करने के बाद 2 शताब्दियों तक फारसी शासन के अधीन था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से मिस्र पर कब्जा कर लिया। यहाँ के फारसी गवर्नर ने तुरंत ही हथियार डाल दिया। उसने मिस्र के उत्तरी तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की और उस शहर को ग्रीक संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनाया। कुछ महीने यहाँ बिताने के बाद सिकंदर 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की ओर बढ़ गया। यहाँ उसका सामना फारस के राजा डेरियस से हुआ। यहाँ दोनों पक्षों के बीच गोगोमेला की लड़ाई लड़ी गई। यह युद्ध 331 ईसा पूर्व में उत्तरी इराक में एरबिल के पास लड़ा गया। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त जंग हुई
जिसमें डेरियस की आर्मी तहस नहस हो गई। एक लंबी जंग के बाद 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने फारस की सेना को हरा दिया। उसी समय से फारसी सेना का पतन शुरू हो गया। डेरियस की हार के बाद सिकंदर के लिए फारस की राजधानी परसेपोलिस की राह आसान हो गई। अब ग्रीक और फारस की लड़ाई का क्लाइमेक्स आ चुका था। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पैलेस ऑफ जर्सीज को जला दिया और इससे साफ हो गया कि फारस पर सिकंदर का नियंत्रण हो चुका है। फारस पर सिकंदर का साम्राज्य कायम हो चुका है। गौरवमेला की लड़ाई में डेरियस की पराजय को मानव इतिहास के निर्णायक मोड़ों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद फारसी प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रहे। करीब 2 साल सिकंदर फारस के अलग अलग जगहों पर दौरा करता रहा। अपनी बुलंदी के इस दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैल चुका था। चूंकि मौजूदा अफगानिस्तान भी फारसी साम्राज्य का ही हिस्सा था, इसलिए अफगानिस्तान के उत्तर में आमू दरिया क्षेत्र में स्थित बैक्ट्रिया में एक लंबे अभियान के बाद वह हिंदू कुश को पार कर काबुल घाटी में दाखिल हुआ। उसने जब भारत की ओर कूच किया तब वो सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। हालांकि उससे पहले 326 ईसा पूर्व में उसने भारत के नजदीकी शहरों के राजाओं को संदेश भिजवाया और कहा कि वे लोग सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार कर लें। सिकंदर ने जिन राजाओं को संदेश भिजवाया वे या तो बेहद कमजोर थे या फिर सिकंदर की सेना इतनी विशाल थी कि उससे लड़ने की हिम्मत कोई जुटा नहीं सका। इसलिए ईरान से आगे जैसे ही सिकंदर काबुल पहुंचा, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया। इन राजाओं में तक्षशिला के राजकुमार आम्ही भी थे। सिकंदर ने जैसे ही सिंधु नदी की ओर रुख किया, तक्षशिला ने सिकंदर के लिए भारत के द्वार खोल दिए। इन क्षेत्रों में तक्षशिला के राजकुमार आम्ही और झेलम तथा चिनाब के बीच राज करने वाले राजा पोरस का नियंत्रण था। सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को करीब 5000 सैनिक और 65 हाथी भेंट किए ताकि वो आगे के अभियानों में और मजबूत हो सके। राजकुमार आम्ही की इसके पीछे एक नियत, वो चाहता था कि सिकंदर उसके दुश्मन राजा पोरस से लड़ाई में उसका साथ दे। अगर रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इस इलाके के हर राज्य को जीतना सिकंदर के लिए बहुत आसान था। इसकी वजह थी कि आम्ही और पोरस ने साथ मिलकर सिकंदर को रोकने की कोशिश ही नहीं की। अगर उन्होंने संयुक्त मोर्चा स्थापित कर दिया होता तो खैबर दर्रा सुरक्षित नहीं होता और सिकंदर की जीत इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि काबुल के बाद सिंधु नदी पर पहुंचने के लिए खैबर दर्रा को लांघना जरूरी था, जो सिकंदर ने आसानी से कर लिया। लेकिन सिकंदर ने जैसे ही आक्रमण किया, आम्ही ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन झेलम नदी पार करते समय सिकंदर को पहली बार सबसे कठिन विरोध का सामना करना पड़ा, जब राजा पोरस ने सिकंदर का बड़ी मुस्तैदी से विरोध किया। पंजाब में झेलम के आसपास शासन करने वाले पोरस बेहद ताकतवर थे। यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। सिकंदर को उसके मुखबिरों से पता चला कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है जिसमें कई भीमकाय हाथी भी शामिल है। क्योंकि सिकंदर के लिए यह नई बात थी, इसलिए हाथियों से लड़ना एक बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके सिकंदर की सेना पोरस को हराने का दावा कर रही थी। लेकिन उसी दौरान मानसून शुरू हो गया। इससे सिकंदर की आर्मी की मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सिकंदर ने सोचा कि अगर बाकी राजाओं की तरह पोरस भी हथियार डाल देता है तो उसकी सेना एक मुश्किल जंग से बच जाएगी। इसलिए सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में सिकंदर ने पोरस से कहा कि वो अपनी सीमा पर आकर उससे मिले और उसके सामने हथियार डाल दे। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर से मिलने का अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हथियार डालने के बजाय वो युद्ध लड़ना पसंद करे। पोरस का जवाब जानकर सिकंदर और उसकी सेना कई दिनों की यात्रा के बाद झेलम नदी के पास पहुंच गई। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में जलालपुर में हुई। मानसून के कारण जब वहां तेज आंधी और तूफान आया तो इसका फायदा उठाते हुए सिकंदर ने अपनी सेना के साथ नदी पार कर लिया। इससे पोरस को एक धक्का लगा। बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त सिकंदर के सैनिकों से मुकाबला करना पोरस के लिए आसान नहीं था। सिकंदर के मुकाबले उनके पास कम सैनिक थे। एक अनुमान के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। उनके पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उनकी सेना में हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। युद्ध शुरू हुआ।
पोरस की सेना हाथियों को आगे कर सिकंदर की सेना से लड़ रही थी। हाथियों पर सवार होकर लड़ना सिकंदर की सेना के लिए बिल्कुल अलग और नई बात थी। लेकिन उस इलाके में लंबे समय से रहने के चलते सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों से लड़ने का तरीका काफी हद तक सीख लिया था। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मारे गए। जब तक पोरस लड़ने की स्थिति में थे, उन्होंने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों से बहुत ज्यादा घिर जाने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद उनकी हार हुई। इस युद्ध को हाइडेस्टिस की लड़ाई कहा जाता है। असल में ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी और झेलम का ये दूसरा नाम हाइडेस्टिस रिवर है। मौजूदा वक्त में यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इस लड़ाई में पोरस की हार के बाद सिकंदर और पोरस की मुलाकात। सिकंदर के जीवनीकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटनों के बल बैठकर उन्हें नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस के 6 फीट ऊंचे डीरडॉल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस को उससे जीती हुई जमीनें लौटा दी। पोरस को हराकर सिकंदर गंगा की ओर जाना चाहता था, इसलिए इसने पूर्व की ओर रुख भी किया। लेकिन पंजाब की 5 नदियों में से अंतिम ब्यास तक पहुंचने पर उसके सैनिकों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। भारत की प्रचंड गर्मी में लड़ने के बाद थकी हुई यूनानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने सिकंदर को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो दक्षिण की ओर सिंधु नदी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके डेल्टा तक पहुंच गया, जहां उसने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया, जबकि दूसरे हिस्से को मकरान तट के साथ जमीन के रास्ते ले गया। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बगदाद के दक्षिण शहर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तब सिकंदर की उम्र महज 32 साल थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत का कारण उसके जख्मों में होने वाला इंफेक्शन था और कुछ का मानना है कि उसकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई। अगर देखा जाए तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कई प्रभाव पड़े। इसमें सबसे अहम प्रभाव पड़ा कि प्राचीन यूरोप और प्राचीन भारत पहली बार एक दूसरे के संपर्क में आए। इससे भारत और यूनान के बीच कई क्षेत्रों में संपर्क स्थापित हुआ। यूनानी दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच भूमि मार्ग खुल गए। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने अभियानों के दौरान भारत और यूरोप के बीच संचार की कई लाइनें खोल दी। नतीजतन भारत और पश्चिम के बीच स्थलीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य विकसित होने लगा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण राजनीतिक तबक और राजनीतिक परिणाम भी लेकर आया। उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों और जनजातीय इकाइयों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी में मैसेडोनियाई सैनिकों की मौजूदगी उन राज्यों की राजनीतिक एकता की कमी की गवाही दे रही थी, जिन्हें विदेशी हमलावरों के हाथों बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में उनके बीच एकता की स्थापना समय की मांग बन गई। लिहाजा भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई। इन राज्यों में राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला और छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए। जब सिकंदर के इतिहास की बात होती है तो अक्सर ही चंद्रगुप्त सिकंदर विवाद भी सामने आता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों की अपनी खूबियां थी और दोनों राजा अपनी तरह से महान थे। 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर सीमा पर जब पोरस के साथ सिकंदर की जंग हुई, तब चंद्रगुप्त मौर्य महज 14 वर्ष के थे, जबकि सिकंदर 30 वर्ष का। सिकंदर ने जिस वक्त भारत पर हमला किया उस दौरान घनानंद मगध साम्राज्य का शासक था। हालांकि सिकंदर पोरस को हराकर मगध साम्राज्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था, मगर उसकी सेना ने उसका विरोध किया और वो वापस लौट गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त 324 से 313 ईसा पूर्व तक सत्ता में रहे। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। दूसरी तरफ भारत से वापस जाने के बाद 323 ईसा पूर्व के दौरान सिकंदर की मौत हो गई। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे तो सिकंदर भारत से लौट कर जा चुका था। इससे ये पता चलता है कि जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई उसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आए। ये तथ्य इस बात के सबूत हैं कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जंग नहीं। हाँ, इसके प्रमाण जरूर मिलते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने गद्दी संभाली तब उसने सिकंदर के अधीन किए गए इलाकों को मुक्त कराने का अभियान छेड़ा।
उधर सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगा था। इसी क्रम में दोनों का सिंधु घाटी में आमना सामना हुआ। चंद्रगुप्त सिकंदर द्वारा जीते इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह सेल्यूकस की हार हो जाती है। चूंकि सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, इसलिए इस लड़ाई को चंद्रगुप्त और सिकंदर की जंग के तौर पर पेश किया जाता है। बहरहाल महज 32 साल की उम्र में इतना विशाल साम्राज्य कायम कर लेना ये बताता है कि सिकंदर निहायत ही बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार था। यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी सैन्य रणनीति का जिक्र हो तो सिकंदर का नाम जरूर लिया जाता है।